मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, यहाँ के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी राजवर्धन राठौड़ जी, श्रीमान श्याम बेनेगल जी, प्रसून जोशी जी और यहाँ उपस्थित सिने जगत से जुड़े हुए सभी रथी महारथी, इस शानदार स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे सिनेमा जगत के दिग्गजों के बीच आना, क्रिएटिव वर्ल्ड से बात करने का अवसर मिला है। मेरे जीवन का शायद ये पहला अवसर है। कभी कभार किसी से नमस्ते हो जाती हैं, लेकिन मिलने का कभी मुझे अवसर नहीं आया। गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन फिर भी कभी नहीं आया मौका, लेकिन आज मौका मिल गया। आपके डायरेक्शन में, गाइडेंस में, आपके टैलेंट की वजह से भारत में सिनेमा निरंतर नए आयाम छू रहा है और मेरी कामना है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे, इस वर्ष विशेष रूप से जारी रहे। आप सभी को नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बीते 2 दशक से इस म्यूजियम के बारे में किसी न किसी रूप में चर्चा चल रही है। आज इसके लोकार्पण के साथ हमारे सिनेमा के सुनहरे अतीत को एक जगह संजोने का सपना पूरा हुआ है और मैं अनुभव करता हूं कि बहुत अच्छे काम ऐसे हैं, मेरे पूर्वज के लोगों ने मेरे लिए खाटी छोड़े हुए हैं, तो मौका मुझे ही मिलता रहता है। आज जब आप सभी नए भारत के नए सिनेमा को गढ़ने में जुटे हैं, तब मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि इसमें काफ़ी सभी पीढ़ियां हैं, इसमें पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग भी हैं, और इसलिए मेरे मन में एक सवाल है और आप ही के बीच आया हूं तो शायद वो ज़्यादा उसी तरीके से अच्छा रहेगा। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। नए भारत के निर्माण के लिए आपका ये जोश बहुत मायने रखता है। साथियों, फिल्मों की दुनिया बहुरंगी होती है और उसके कई पहलू होते हैं, और नेशनल फिल्म म्यूजियम इन्हीं पहलुओं के दर्शन देशवासियों को या इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक अवसर बन करके काम करेगा। नेशनल फिल्म म्यूजियम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, प्रसिद्ध फिल्म हस्तियों के बारे में पता चलेगा और उनके संघर्षों के स्वर्णिम किस्से कहानियों की झलक सामान्य मानवी जान पाएगा, देख पाएगा। मैं समझता हूं कि नेशनल फिल्म म्यूजियम से हमारी युवा पीढ़ी को काफ़ी कुछ देखने, सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने भी इस म्यूजियम की व्यवस्थाओं को देखा है। पहले 2 मंजिल जाना था, फिर मन कर गया तो तीसरे पर चले गए।
मन में रहता हो रहा था कि आप लोग बैठे होंगे, इंतज़ार करते होंगे, लेकिन बना ऐसा है कि मन कर गया तो आखिर तक चले गए और इसके कारण आपके बीच आने में देर भी हो गई। आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, आपको इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये म्यूज़ियम हमारी फिल्मों की तरह ही समृद्ध है। इसमें इतिहास का गौरव भी है और भविष्य की ऊर्जा भी है। इसमें प्राचीनता का मान भी है तो इसमें आधुनिकता का सम्मान भी है। यहाँ गुलशन महल का हिस्सा हमारे इतिहास की गवाही दे रहा है, तो दूसरी अत्याधुनिक इमारत हमारे दूरदर्शी होने का प्रमाण देती है। गुलशन महल की इमारत में सिनेमा की शुरुआत की गौरव गाथा है और मुझे बताया गया है कि म्यूजियम के इसी हिस्से में 30 घंटे की ऐसी फुटेज है जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में हमारी सेना के शौर्य को दिखाया गया है। मैं फिल्म डिवीज़न को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसे सेना से लेकर के इसे डिजिटाइज करने का काम किया है और इस डिजिटेशन के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश के 20 लाख सैनिक और अधिकारियों का शौर्य अब हमारी आने वाली पीढ़ी जान पाएगी, उनके लिए प्रेरणा होगी। बहुत कम लोगों को मालूम है, ना हमें उस ज़मीन से लेना देना था, ना किसी के झंडे के लिए मरना था, ना हमारे लिए मर रहे थे, लेकिन मेरे देश के 1.5 लाख जवान पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए हैं। उन चीज़ों को भुला दिया गया है। उसको एक बार शायद इस स्थान पर से इस नए फॉर्म में उस असलियत को देश जान पाएगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और विश्व को। मैं जब दुनिया के लोगों से बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि आप मुझे पीस मत सिखाइए, हमें शांति के लिए दुनिया में 1.5 लाख जवानों को शहीद किया है, हम वो लोग हैं। ये हमारा इतिहास, हमारी गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। और साथियों, वास्तव में फिल्म और समाज दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस होते हैं। समाज में क्या हो रहा है वो फिल्में में देखने को मिलता है और जो फिल्मों में हो रहा है वो समाज में भी आपको नजर आता है। कई बार आपने यह भी देखा होगा कि समाज में आता हुआ परिवर्तन लोग आइडेंटिफाई करें, उससे पहले ही उसकी झलक फिल्मों में मिल जाती है और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। कला जगत आने वाले कल को परख लेता है। हम सबको याद है कि आज़ादी के बाद 60-70 के दशक में श्रीमान मनोज कुमार जी की देशभक्ति से भरी फिल्मों का दौर था। इसके पीछे आज़ादी के लंबे संघर्ष ने बड़ी भूमिका निभाई होगी। उसी तरह 70-80 के दशक में एंग्री यंग मैन की एंट्री होती है, लेकिन जब समाज में काफ़ी सुधार हुआ, गुस्सा कम हुआ, तो आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ने लगी। फिल्मों में भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला। समाज में बदलाव के साथ हर दौर में फिल्में भी बदलती रही। आज हम लोग एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि जब मेन स्ट्रीम सिनेमा में हीरो हमेशा बड़े शहर से, बड़े परिवार से, मुंबई से, दिल्ली से, चिकनी शरद शुक्ल के साथ नजर आया करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये सिलसिला बदला। टियर 2, टियर 3 शहर के कस्बों से और सामान्य परिवार से ऐसे होनहार नौजवान आ रहे हैं जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई जान दे रहे हैं अपनी कला के माध्यम से, अपने कौशल्य के माध्यम से।
और वैसे भी, और ये जो मैं कह रहा हूं कि टियर 2 टियर 3 सिटी, छोटे छोटे स्थान से, ये भी एक बदलते भारत का रूप है जो हमने देखा है और हमने अनुभव किया है। आज स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो, इवन 10th 12th के रिजल्ट आप देखेंगे तो बड़े शहर की बड़ी नामांकित स्कूल के बच्चे नहीं होते हैं, छोटे स्थान से होते हैं। यानी देश की वो ताकत उभर करके बाहर आ रही है। हमने भारत की गरीबी पर तो बहुत फिल्में देखी है, भारत की बेबसी पर भी हमने फिल्में देखी है, और मेरा मानना है कि ये एक बदलते समाज की निशानी है कि अब प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशंस भी फिल्म में देखने को मिल रहे हैं। वरना हम स्वभाव से वो लोग हैं जिसने गरीबी को वर्च्यू माना है। फटे कपड़े हो, हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो शुरू होता है, एक बेचारा गांव का गरीब ब्राह्मण, वहीं से शुरू होता है। यानी गरीबी को वर्च्यू मानकर ही हमने हमारी साइकी बन गई। लेकिन अब बदलता हिंदुस्तान अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से देखता है, दिखाता भी है, और साफ है आज समाज के साथ फिल्मों में भी ये बदलाव दिख रहा है। समस्याएं तो है, अब उसका सॉल्यूशन भी है। अड़चन है तो उसे दूर करने का जुनून भी है। भारत बदल रहा है, भारत अपना हल खुद ढूंढ रहा है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन सॉल्यूशंस भी हैं। हम बदल सकते हैं, ये आत्मबल दिख रहा है, और यही वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से अब समाज को झकझोरने वाले विषयों को उठाने में झिझक नहीं हो रही है। हम परेशानियों से घबराते नहीं हैं, नहीं छिपाते हैं उसे, बल्कि सामने लाकर उसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और न्यू इंडिया का यही वो नया विश्वास है जो एक भारतीय को गर्व से भर देता है। साथियों, आपने एक और ट्रेंड पर गौर किया होगा। पहले फिल्में बनती थी तो 8 साल 10 साल 10 15 साल लग जाते थे, और बहुत मशहूर फिल्मों की पहचान ये होती थी कि उसे बनने में कितना समय लगा। यानी वो उसकी क्राइटेरिया माना जाता था कि 8 साल बनी, 9 साल बनी, 12 साल बनी, और उसकी चर्चा हुआ करती थी। अब फिल्में बनती हैं, कुछ ही महीने के टारगेट के अंदर तैयार होकर के आ जाती हैं। अब आप सोचिए, देश की योजनाओं के साथ भी क्या पहले वही नहीं होता था? 30 साल 40 साल, म्यूजियम को भी 20 साल हो गए। और अब कैसे सरकार की योजनाएं एक तय समय में पूरी करने की कोशिश हो रही है, और ये आप सब देख रहे हैं। अगर मैं कहूं कि देश की यंग एस्पिरेशंस को भांपकर आपने पहले ही खुद को विकसित कर लिया तो शायद मेरी बात गलत नहीं होगी। आप 1-2 कदम आगे हैं। आपकी यही शक्ति नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान करती है। साथियों, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कंटेंट में मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं, एक्शन, रिएक्शन, कॉमेडी, ट्रेजेडी का वो हर पहलू दिखता है जो दुनिया को कनेक्ट करता है। आखिर देश कोई भी हो, मानवीय भावनाएं तो वही होती हैं, और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इस मर्म को महसूस किया है। मैं एक बार विदेश जा रहा था, हवाई जहाज़ में एक हमारे साथी यात्री एक बैठे थे। बड़े अजब सा सवाल मुझे उन्हें पूछा। बोले, मैं भारत आता रहता हूँ, मैं भारत की फिल्में भी देखता हूँ। बोले, आपके यहाँ ये कलाकार पैर को लिपट करके रोते क्यों है? मंदिर में जाकर के रोते क्यों है, चिल्लाते क्यों है? यानी उसके लिए ये अजूबा था कि हिंदुस्तान में ये कौन सी परंपरा है कि आदमी तुरंत रिलैक्स हो जाता है।
उनके लिए अजूबा था, लेकिन हमारी फिल्मों ने उस महारत के द्वारा सामान्य मानवी की भावनाओं को बड़ी सहजता से प्रवाहित किया है। और मैं मानता हूँ ये छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन वो तब होता है जब कला, कलाकार और साहित्यकार जमीन से जुड़े होते हैं, तब वहीं से ये बीज अंकुरित होता है, तब वो होता है। बात चाहे फन पैदा करने की हो या फैन बनाने की, हम यहाँ भी अपना असर डालते हैं। मैं फिल्म जगत के कोई इस उपलब्धि के लिए मैं सचमुच में हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं देख रहा हूँ आज हमारा युवान अगर बैटमैन का फैन है तो साथ में बाहुबली का भी फैन है। हमारे किरदारों की भी अब ग्लोबल अपील है। साथियों, भारत के सॉफ्ट पावर की शक्ति, मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये फिल्में ही हैं जो पूरे विश्व में भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय फिल्में भारतीयता का आईना रही है। दुनिया को भी वह अपनी ओर आकर्षित करती रही है। हमारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाती रहती हैं, साथ ही पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाने, भारत का ब्रांड बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम सब जानते हैं कि राज कपूर साहब की फिल्मों को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी गजब की दीवानगी होती है। और मैं ये प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ जब मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मैंने कुछ देश के राष्ट्रपति देखे हैं जो पूरे हिंदी फिल्म की गाने बढ़िया ढंग से गाते हैं जी। मैं अभी इजराइल गया था, तो रात को इजराइल के प्रधानमंत्री जी के घर में खाना खाने गया था। हम दो ही लोग थे, ऐसे ही मेरा ज़रा दोस्ताना ज़्यादा रहता है, बड़ा तामझाम वाला कम रहता है। तो ऐसे ही बातें चल पड़ी। अब हम इतना ट्रैवलिंग करके गए थे, लेकिन रात 2-2:30 बजे तक हम बैठे, गप्पे चलते रहे हमारे, काफ़ी बातें सुन। तो उन्होंने मुझे इच्चक दाना पूरा गीत सुनाया जी। अब इजराइल के प्रधानमंत्री हमारी भाषा नहीं जानते, उसका अर्थ क्या होता है मालूम नहीं है। मुझे भी इच्चक दाना का अर्थ मालूम नहीं है। और यही तो फिल्म इंडस्ट्री की ताकत है जी। और मुझे याद है कि जब कुछ समय पहले मैं दक्षिण कोरिया गया था, साउथ कोरिया, तो वहाँ राष्ट्रपति जी ने भोजन दिया था। तो भोजन के समय बच्चों का परफॉर्मेंस का एक कार्यक्रम रखा था। तो स्कूल के बच्चे हाथी मेरे साथ ही उसका गाना गाया और एक्शन के साथ गाया। तो बाद में मैंने बच्चों को मिला, मैंने कहा ये आपको मालूम है क्या गा रहे थे आप? कुछ बच्चे बता पाए हाथी का मतलब क्या होता है, बाकी मालूम नहीं था। तो मैंने कहा इतना बढ़िया आपने किया, इतने कम समय में कैसे मेहनत करके किया। देखिए प्रभाव है हमारी इंडस्ट्री का। फिर मेरा भी मन कर गया, तो मैंने आकर के उस गीत को कोरियन लैंग्वेज में डबिंग करवाया और मैंने उसको वापस भेजा स्कूल के बच्चों को। देखिए ये ताकत है आपकी। और इसी तरह फिल्मों के साथ साथ इन दिनों हमारी टीवी सीरियल्स ने भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। सांस भी कभी बहुत ही हमको लगता होगा कि हिंदुस्तान में चलती होगी, ऐसा नहीं जी। मैं दुनिया के जिन देशों में गया हूँ और ख़ास करके मैंने अफगानिस्तान में देखा, शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जो इस सीरियल को नहीं देखता हो। यानी हमारे आसपास के देश के लोगों को भारत के सामान्य जीवन को देखने की एक रुचि नजर आती है और उसकी चर्चा करते, खुल करके करते हैं। मैं एक बार वियतनाम के प्रधानमंत्री से के साथ बैठा था, तो ऐसे ही मैंने कहा था सबको परिवार के साथ बुलाया, आप अकेले क्यों आए?
अब वो पूरी तरह कम्युनिस्ट हैं, देश कम्युनिस्ट, नेता भी कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्टों को तो जानते हो, यहाँ कुछ लोग होंगे तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को धक्का लगेगा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपके श्रीमती जी को लाना चाहिए था, ये बड़ा ही अच्छा, ये जो 26 जनवरी को मैंने सब देश के लोगों को बुलाया था तब बात हुई। तो बोले भाई मेरे घर में एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? उनकी आयु भी बड़ी है। बोले मेरी पत्नी रामायण सीरियल हमारी लैंग्वेज में डबिंग हुई है, तो वो घंटों तक रामायण सीरियल देखती रहती है, छोड़ने को तैयार नहीं होती। बोले उसके कारण उसने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा इम्पैक्ट है हम लोगों का। अगर हम हमारी इस ताकत को न पहचाने तो मैं समझता हूं कि दोष हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। साथियों, सिनेमा की एक मुख्य ताकत, साइलेंट पावर, ये भी है कि वो लोगों को बिना बताए, बिना ये जताए कि हम आपको ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक नया विचार, एक नया थॉट जगाने में वो अपने आप कैटलिक एजेंट का रोल कर देता है। चीज चल पड़ती है जी। अनेक ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें देखकर जब लोग निकलते हैं तो अपने थॉट प्रोसेस के लिए कुछ नए सीड्स, कुछ नए आइडियाज लेकर के निकलते हैं। अब आप देखिए, इन दिनों टॉयलेट जैसा विषय हो, वुमेन एम्पावरमेंट जैसा विषय हो, स्पोर्ट्स हो, बच्चों की समस्याओं से जुड़े पहलू हो, गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता का विषय हो, या फिर हमारे सैनिकों के शौर्य, आज एक से एक बेहतरीन फिल्में आप सबके माध्यम से देश तक पहुंच रही है। एक विचार पहुंच रहा है, एक आंदोलन पहुंच रहा है। इन फिल्मों की सफलता ने सिद्ध किया है कि सामाजिक विषयों को लेकर भी अगर बेहतर विजन के साथ फिल्म बने तो वो बॉक्स ऑफिस पर भी सफल हो सकती है और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान भी दे सकती है। साथियों, आपकी फिल्मों और फिल्म के प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जिस तरह देश की विविधता का, देश की डाइवर्सिटी का सम्मान होता है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। और मैं मानता हूं फिल्म जगत के लोगों ने इस विषयों को कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो, इसका करते जागरूक प्रयास करना चाहिए। हमारे हिंदी फिल्मों में नेपाली कलाकार और नेपाली भाषा का तो हर किसी ने लाभ लिया है मनोरंजन के लिए, लेकिन भारत के हर राज्य की अपनी विशेषता है। एकाध कलाकार 2-4 वाक्य भी फिल्म में किसी और भाषा में बोले, देश की एकता का संदेश लेके जाता है, उसे अपना लगता है। कोई नागालैंड का व्यक्ति दिखाई दे और नागा भाषा में बोले तो उसको लगता है भाई, जिस देश के पास 100 लैंग्वेजेज हो, 1700 डायलेक्ट्स हो, कितना रिचनेस है हमारा, हम इसको कैसे समेटे, एकता की ताकत को कैसे प्रकट करें। एक कलाकार अगर एक देश की, एक राज्य की एक कहावत बोले तो दूसरा तुरंत उसी कहावत को अपनी भाषा में बोले तो देश की एकता का सूत्र अपने आप प्रकट हो जाता है। ये ताकत, ये कम्युनिकेशन की ताकत इसमें है। देश में कितने ही टूरिस्ट स्पॉट, अभी राज्यवर्धन राठौर जी बता रहे थे, फिल्मों की वजह से जाने जाते हैं। और हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए आज भी, जैसे हर जगह पे जाएं तो लोग हमें कहेंगे भाई यहाँ ये फिल्म बनी थी, यहाँ वो फिल्म बनी थी, उसको मालूम भी नहीं होगा, उसका जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन वो बताएगा कि यहाँ फिल्म हुई थी, देवानंद साहब यहाँ आए थे, टिकना आए थे, वो बताएगा। भारत की अलग अलग तस्वीर को इतने खूबसूरत तरीके से देश के लोगों के सामने रखकर, और मैं मानता हूँ कि टूरिज्म को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल हमारी ये इंडस्ट्री कर सकती है, बहुत बड़ा रोल है। और इन दिनों हिंदुस्तान का टूरिज्म का ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी दुनिया को ताजमहल से आगे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है जी। और ये कुल मिलाकर के हमारा जो स्वभाव है, हमारा देश बेकार है, ये जो हमारा मूड बना हुआ है ना, उसी का रिफ्लेक्शन है ये। हमारे पास भी दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है,
ये जो आन बान शान से आंख मिला करके बात करने का जो मिजाज चाहिए, वो लाने में आप बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि हमने टूरिज्म को भी बढ़ावा, और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो गरीब से गरीब को रोजगार देता है। चाय वाला भी कमाता है। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, ये बात सही है, थोड़ा बहुत राजवर्धन जी ने उल्लेख किया, और मुझे भी कुछ लोग पिछले दिनों मिले थे, उन्होंने भी कुछ बातें कही थी कि भाई हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हमें परमिशन के लिए परेशानी होती है, टिकना होता है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, हमारा टाइम टेबल लड़खड़ा जाता है, हम सब तैयार किए जाएं और एक म्यूनसिपल कमिश्नर की परमिशन न मिल जाए, हमारा सारा एक कठिनाई है। मेरे सामने विषय आया, मैं जानता तो आप लोगों की दुनिया जानता नहीं था, लेकिन जब बताया तो मेरा भी ध्यान गया। तो मैंने हमारे अफसरों को कहा कि भाई इसका क्या किया जा सकता है, उनसे पूछा, और मैंने से कहा कोई तरीका निकालना चाहिए। आज जब मैं आपके बीच आया हूँ तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश में अलग अलग हिस्सों में फिल्म की शूटिंग से जुड़ी मंजूरियों के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की नई व्यवस्था बनाने का काम शुरू किया जा चुका है, और इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी। फिर एनएफडीसी के संबंधित अफसर इस काम के लिए नियुक्त किए जाएंगे, वो तय समय से इस प्रक्रिया को वहीं से कर करके आपको दे देंगे, यानी सरकार खुद इसकी चिंता करेगी। और मुझे लगता है कि सरकार के इस प्रयास से ये आपकी एक बहुत बड़ी कठिनाई जो मेरे सामने, जिन नौजवानों ने मेरे सामने रखी थी, तो मुझे लगता है कि उसका सॉल्यूशन को उनको निकलना चाहिए। भविष्य में आपको शूटिंग की परमिशन के लिए मैं नहीं मानता हूँ कि ज़्यादा अलग अलग जगह पर 50 लोगों को आपको सलाम नहीं करनी पड़ेगी, और कभी कभी तो वो कहता होगा कि आपके जो हीरो है उससे हाथ मिलवा के फ़ोटो निकलवाओ तब मैं परमिशन दूँगा, ऐसा भी होता होगा। आप बताते नहीं होंगे, लेकिन ऐसे सारे अनुभव आते होंगे आपको। और आपको भी लगता होगा ये सस्ता रास्ता है यार, ले चलो इसको। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ फिल्मिंग की सुविधा आपको मिले, उसके लिए सरकार जागरूक है, और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा, आप विश्वास कीजिए। साथियों, भारतीय सिनेमा को और सशक्त करने के लिए, देश में सकारात्मकता के लिए एक व्यापक विमर्श तैयार करने के लिए सरकार पूरी शक्ति से आपके साथ है। मुझसे कुछ साथियों ने कुछ समय पहले जीएसटी को लेकर के चिंता जताई थी, यही राजभवन में मुझे मिले थे, तो उनका मेन यही चिंता थी कि साहब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन देखने वाला ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे। और कलाकार जब ये काम करता है, बॉक्स ऑफिस देखने वाला एक वर्ग होगा जिसने पैसे डाले हैं, लेकिन बाकी जो क्रिएटिव नेचर का है वो तो चाहता है भाई जनता के दिलों में इसकी बात क्या हुई, उसके दिमाग में तो वही रहता है, कितने लोगों ने देखा, क्या अनुभव किया उसका, क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड जो है उसकी तो उसको रुपये पैसे से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। जब ये बात मेरे पास आई तो मैंने जीएसटी काउंसिल से सारा बात बताई, उनको कहा कि भाई देखिए ये मेरे पास विषय आया है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल के हाथ में है, लेकिन देश में ऐसा माना जाता है सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तैयारी है, कोई तो चाहिए जिस डिब्बे में सब डाला जा सके, वरना सफाई कैसे होगी। और मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने इस चिंता को दूर किया है। अब 100 रुपये के ऊपर के टिकटों पर लगने वाली जीएसटी को 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है। साथियों, एक विषय मेरे सामने आया है और वो है पायरेसी का। मैं समझता हूं कि पायरेसी को लेकर के आप सभी की चिंता बहुत स्वाभाविक है। पायरेसी आपके श्रम और आपके सामर्थ्य का अपमान है, और इसे रोकने के लिए सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में
बदलाव करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। हम जिस संशोधन की दिशा में जा रहे हैं, उस संशोधन के बाद कैम कार्डिंग को जो सिर्फ पनिशेबल ऑफेंस की नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने करीब 1400 से ज़्यादा पुराने कानूनों को ख़त्म किया है। और आप हैरान होंगे, जब मैं 2013-14 में चुनाव प्रचार करता था, जब मेरी पार्टी ने बता दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था। आमतौर पर सरकारों की पहचान क्या होती है? हर सरकार इस बात को लेकर के बाज़ार में जाती है, लोगों के पास जाती है, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। क्या हुआ, वो बात की बात है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमने ये बनाया है। तब मैंने कहा था कि कानून बनाने वाली सरकारों को देखा है, मैं एक ऐसी सरकार लेके आना चाहता हूँ जो कानूनों को ख़त्म करे। और मैंने ये कहा था मैं पर डे कानून ख़त्म करूँगा, ऐसा मैंने कहा था। और आपको शायद आप तक ये बातें पहुँची नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी बातें होती हैं जो देश में उसका बड़ा महत्व नहीं होता है। अब तक 1400 कानून ख़त्म किए हैं जी। 4-4.5 साल के कार्यकाल में 1400 कानून ख़त्म किए हैं, ताकि प्रक्रियाएं सरल हो, सरकार के साथ नागरिक को रोजाना जद्दोजहद करनी पड़े। समझ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। आज जब मैं आपके पास आया हूं, तो मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप में से जो इस पूरे क्षेत्र की चिंता करते हैं। देखिए, अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आज आप मोबाइल फ़ोन पर दुनिया का कोई भी रेडियो सुन सकते हो, लेकिन फिर भी सरकार का कानून है कि रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब मिसमैच है, खैर मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है और कानून हमारे 1952 के हैं। क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस विषय पर गौर से सोचें कि भाई ये कौन से कानून हैं जो आज के युग में बिल्कुल इरेलेवेंट है, बेकार है, लेकिन वो लटके पड़े हैं जी, कोई उपयोग नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट से बात करके एक एक शब्द पढ़ करके अगर कोई डिटेल नोट बना करके मुझे देते हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं और कुछ कानूनों को ख़त्म करूं जो आपके लिए रुकावट बने पड़े हैं और बदले हुए युग के अनुकूल नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई इसको इनिशिएटिव करें, क्योंकि देश के लिए एक प्रकार से, और मेरी एक कोशिश है कि आपको सरकार के एक और फैसले के विषय में भी मैं बताना चाहता हूँ। एनिमेशन, अभी थोड़ा बहुत हमारे राजवर्धन जी ने उल्लेख किया था, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट में हमारे युवाओं की प्रतिभा का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है। देखिए, दुनिया में जैसे मेक इन इंडिया एक महत्व है, वैसे डिजाइन इन इंडिया इसका भी एक महत्व है। हमारे पास जो क्रिएटिव टैलेंट हैं वो दुनिया को बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन उसके लिए एक सशक्त करने के लिए एक सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, उसकी भी स्थापना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे मैं तो ये चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री मिलकर भविष्य में, और ये विचार मैं आग्रह से आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या समय की मांग नहीं है कि दुनिया में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, जो इतना बड़ा क्रिएटिव वर्ल्ड है, पूरा विश्व की तुलना में बहुत बड़ी ताकत है हमारी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दिशा में काम करते करते सीख जाएं। घर में पहले कोई गाड़ी साफ करने के लिए रखते हैं, बाद में वो ड्राइवर बन जाता है, अब उसमें कितने साल जाते हैं। आज देश में मुझे लगता है आवश्यकता है कि एक कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, उसके लिए एक अलग यूनिवर्सिटी हो। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस विषय को लेकर के आगे आते हैं और एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो इसी काम के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें क्रिएटिविटी को स्कोप हो, जिसमें दुनिया के चलते प्रवाहों की दुनिया में हम कैसे, उसमें फाइनेंस वर्ल्ड की भी विषय हो, अगर उस प्रकार से कोई प्रपोजल लेकर के
और मैं चाहूँगा कि ये सब सरकार करे तो पता है साहब सरकार क्या करेगी। तो प्रधानमंत्री मैसेज आएगा कि मेरी फिल्म बनाओ, तो मुझे वो नहीं कर रहा है। देश के सामान्य मानवी के लिए जो काम आए ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हम विकसित करें। अगर आप उस प्रकार की बात देंगे, सरकार पूरी तरफ से सहयोग करेगी, पूरा सहयोग करेगी। लेकिन देश को इस दिशा में हमने कुछ न कुछ चला। साथियों, आपसे ऐसी एक चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण सुझाव कुछ मित्रों की तरफ से आया था और मुझे वो सुझाव अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि हमने अपने आप को ये मुंबई या दुनिया से बाहर लाना है जी, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सुझाव मेरे पास ये आया था कि जैसे दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट होती है, क्या वैसे ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल समिट क्या हम देश में हर बार 2 साल के बाद कर सकते हैं क्या, लगातार। आप लोगों के अभी जो फेस्टिवल होते हैं उसका मुख्य आधार क्रिएटिविटी होता है। बिजनेस को मुख्य आधार बनाकर, नए मार्केट को मुख्य आधार बना करके ग्लोबल फिल्म समिट हो, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उसमें अलग अलग सेमिनार हो, फाइनेंस इस दुनिया में किस प्रकार से नए तरीके हो सकते हैं उसकी चर्चा हो। यानी अपने आप में हमारा सिर्फ कलाकार तक सीमित नहीं, एक पूरी जिसके अंदर लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इसका ग्लोबल एक्सपोजर हो, दुनिया को हमारी इंडस्ट्री से एक्सपोजर मिले। दावोस लाइक एक समिट। तो मैंने उस समय कहा था कि शुरुआत हम ऐसी करें कि पहले 1-2 साल भारत की ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो फिल्म व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग भाषाओं में हैं, उनकी एक समिट से शुरू करें और फिर हम उसको ग्लोबल समिट बनाएं। और दावोस से कम जरा भी नहीं। मैं कुछ लोगों का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे मेरा एक सॉफ्टवेयर ऐसा है, जब जन्मा हूँ तब से, कि मुझे छोटा दिमाग में बैठता ही नहीं है। और इसलिए एक वैश्विक ताकत के रूप में उभरने का एक तरीका है जी। दुनिया के सामने हमारे लोग आकर के खड़े होंगे, बात करेंगे, चर्चाएं होगी, विश्व को समझना होगा हाँ ये जो 50, 60, 100 साल की यात्रा है बेकार नहीं गई है जी, बहुत बड़ा काम देश का हो सकता है। साथियों, अक्सर जब फिल्म जगत की बात आती है तो उसका एक ही पहलू को ध्यान में आता है, ग्लैमर, चमक दमक, चकाचौंध, यही इसी के आसपास है। लेकिन मैं मानता हूं कि फिल्म जगत में ग्लैमर और चकाचौंध से भी आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है। आशाएं, अपेक्षाएं, दर्द है, पीड़ा है, बहुत कुछ है जी। आज मैं जब म्यूजियम देख रहा था, कितनी कठिनाइयों से उस जमाने में फिल्म बनी होगी, हमें तो इस विषय का कोई ज्ञान नहीं था। देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे काम होता था, इतनी मेहनत लगती थी, इतने घंटों तक खड़े खड़े काम करना पड़ता था। दुनिया को तो सिर्फ कलाकार दिखता है, बाकी चीज़ें पता नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि समय की मांग है और मैं मानता हूँ कि ये जो हमारे देश में सब कुछ घूम फिर करके पॉलिटिकल लीडर के आसपास आ जाता है ना, उसने देश का बहुत नुकसान किया है। आवश्यकता से अधिक उनको स्पेस मिल गई है, उनके जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, उसमें मुझे इनकार नहीं है। लेकिन रास्ता बनेगा तो उनके नाम पर, चौराहा बनेगा तो उनके नाम पर, बिल्डिंग बनेगा तो उनके नाम पर, यही चलता है जी। मैं मानता हूँ आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं, चाहे टेक्निकल साइड पे हो, क्रिएटिव साइड पे हो, कला के क्षेत्र में हो, परफॉर्म करने वाले लोग हो। आप स्वयं एक इंस्टीट्यूशन है और आपने अपने जीवन को इस स्थिति में रखने के लिए, कलाकार होगा, हमें अच्छा लगता है जब देखते हैं जितेंद्र जी को कि वाह बॉडी मेंटेन किया है, लेकिन मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत की होगी तब किया होगा भाई। लेकिन ये सामान्य मानवी को पता नहीं है। मैं समझता हूं कि क्या जो संघर्ष करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, आप संकोच मत कीजिए। आप अपने साथियों के साथ इन चीज़ों को शेयर करते हुए, आज जब सोशल मीडिया की इतनी रीच है,
बताइए आपकी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, कितनी कठिनाइयों से हुई, कितना संघर्ष किया आपने, कैसी मुसीबतों से दिन निकाला, कितने घंटे काम करते थे। कभी हिमालय के बर्फीली जगह पे जाना है और शूटिंग करना है, शरीर मदद नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ रहा है, हंसना है तो हंसना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। वरना क्या होता है, हमारी नई पीढ़ी गुमराह हो रही है, उसको एक चकाचौंध दिखती है, उसके पीछे जो तपस्या है, जो परिश्रम है, त्याग है, बलिदान है, वो उसे पता नहीं चलता है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ न कुछ बातें ऐसी लगातार, अब सोशल मीडिया की रीच है जी, पहुँचेगी, उनको पता चलेगा भाई एक व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे नहीं पहुँचा है जी, और वो उसको भी ज़िंदगी में कुछ करने की प्रेरणा बनेगी। आप अपने आप को कम मत आंकिए जी। आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपसे प्रभावित है, लेकिन वो आपसे प्रेरित भी हो सकता है अगर आपके जीवन की सच्चाइयों से वो परिचित हो जाएगा। और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कठिनतम समय से गुजरना न पड़ा हो, और वही है जो दुनिया को ताकत देता है। और इसलिए मैं आज आपसे ये भी एक चाहता हूँ कि आप जब ये हमारे देश की युवा पीढ़ी आपकी तरफ देखती है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं आई हैं। जन्म से कोई अच्छा चेहरा मिल गया इसलिए मैं यहाँ नहीं पहुँचा हुई, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज़ें नए लोगों के सामने कैसे है, और मेरा मानना है कि लाइफ बिल्डिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग में इस तरह के कन्वर्सेशन से युवाओं को बहुत लाभ होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इससे जुड़े अपने अनुभवों को युवाओं से अवश्य शेयर करेंगे। इसी तरह मेरा ये भी आग्रह होगा कि जैसे ये म्यूजियम बना है, वैसे ही अलग अलग कालखंडों, टाइम पीरियड में भारतीय सिनेमा की ताकत क्या रही है, उस पर भी काम किया जाए, उसे भी संग्रहित किया जाए। जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले 25 साल कैसे रहे होंगे, तब फिल्म बनाने में किस तरह का संघर्ष होता था, अब उसमें क्या बदलाव आया है, इसे लेकर एक विभाग उसका बनाया जा सकता है, तो लोगों को इस प्रकार की हिस्ट्री के साथ जीने का अवसर मिल सकता है। अब आज जब 21वीं सदी में फिल्में बनाने का तरीका, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल दिया है, तो उन पुरानी बातों के बारे में जानकारी को संजो के रखना भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही इस बारे में भी विचार की आवश्यकता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे आने वाली पीढ़ी में विज्ञान, इनोवेशन, इसके प्रति उसका रुझान बढ़े। आपने देखा होगा दुनिया में साइंस को बेस बना करके फिल्मों का एक सिलसिला चला, भारत में उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारी युवा पीढ़ी को, छोटे बच्चों को ये बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। साइंटिफिक टेम्पर बनाने के लिए इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग बायोपिक तो बनाते ही हैं, अलग अलग सेक्टर में लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साइंस, इनोवेशन, एनवायरनमेंट ये ऐसे विषय हैं जिस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने एक बदलाव किया है पद्म पुरस्कारों को लेकर के। बीते 4 वर्षों में हमने खोज कर देश के ऐसे अनसंग हीरोज निकाले हैं जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी पहचान के मानवता की सेवा में लगे थे। उस राज्य के भी किसी अखबार ने उनके लिए 2 लाइन नहीं लिखी थी। हमने खोजा, पूरे देश में से खोजा, और मैं लगातार ये काम करता रहता हूँ, और ऐसे लोगों को हमने पद्मश्री दी है। अजूबा है जी। कोई पर्यावरण से जुड़ा हुआ काम कर रहा था, तो कोई गरीबों को मुफ्त में दवा इलाज करा रहा था, कोई स्कूल चला रहा था, यानी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी छोटा सा कमाया है उसके लिए वो खपा देता था। ऐसे लोग हैं हमारे देश में, और मैं ऐसे लोगों को बहुत महान मानता हूँ। उनको जितना सम्मान दे उतना कम है। लेकिन क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान उनके तरफ गया है क्या? आप देखिए, किसी की जिंदगी में नजर कीजिए, जब आप बायोपिक बना रहे थे, इसमें भी ऐसे केस स्टडी मिलेंगे जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं।
आपकी कहानियों के लिए, आपके सिनेमा के लिए दूर सुदूर जंगल में पड़ा हुआ एक इंसान भी देश के लिए कारण बन सकता है जी। अगर दशरथ मांझी जैसी कथाएं कितनी ताकत रखती है जी, कितनी ताकत रखती है। साथियों, एक बात है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। 1857 का स्वातंत्र संग्राम, हम पता नहीं हिस्ट्री कॉन्शियस सोसाइटी के रूप में हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन 1857 के स्वातंत्र संग्राम की ओर जिसने देखा होगा, हमारे देश के आदिवासियों ने जिस प्रकार से जंग किया था अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ, 1857 का स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व एक प्रकार से इस देश के आदिवासियों ने किया था। और हर आदिवासी इलाके में उसकी कथाएं हैं। एक साथ 100 200 लोगों को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था और आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन देश के लिए त्याग बलिदान करने वाले इन महानुभावों की कथाएं, जलियांवाला बाग हमें ध्यान है, लेकिन हर जगह पे ऐसी कथाएं पड़ी है। एक मिशन से सरकार एक काम कर रही है इन दिनों। मैंने तय किया है कि जिन राज्यों में इस प्रकार के आदिवासी समाज की घटनाएं हैं, उनका 1857 के स्वातंत्र संग्राम में उनके योगदान को खोज करके एक म्यूजियम बनाना। अलग अलग राज्यों में उस प्रकार के म्यूजियम बनाने के काम चल रहे हैं। उन पुरानी घटनाओं को खोजा जा रहा है। आपके पास क्रिएटिव टैलेंट है। क्या देश की इतनी बड़ी त्याग बलिदान सेवा करने वाले लोग, लड़ाई लड़ने वाले लोग, सरकार जो म्यूजियम बना रही है उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपके टैलेंट का, आप वर्चुअल म्यूजियम मानो बनाना है, आपके पास महारत है, रिसर्च करने में, बाकी चीज़ों में सरकार आपकी मदद करेगी। और मुझे लगता है कि हम इसको कर सकते हैं एनिमेशन फिल्म के जरिए या किसी वर्चुअल प्रेजेंटेशन के जरिए। हम हमारी नई पीढ़ी को इसके लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। और देश में ये जो नक्सल के नाम पर जो दुनिया चलाने वाले लोग हैं, हम अगर उससे बड़ी चीज़ बताएंगे देश के लिए, आपके पूर्वजों ने ये दिया, तो मैं नहीं मानता हूँ कि आज हमारे ही देश में स्कूल को उड़ा देने के जो पराक्रम करने वाले लोग हैं वो सही रास्ते पर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं, आएंगे, वे भी सही रास्ते पर आएंगे। और इसी तरह एक और बात है, मैं चाहूँगा कि जो थिएटर की दुनिया है, आप में से बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी का पूर्वाश्रम कहीं न कहीं थिएटर रहा है। देखिए, थिएटर भारत की सशक्त परंपरा रही है। शाकुंतल से लेकर के आज तक हमारे यहाँ शास्त्रों में उसका बहुत बड़ा स्थान रहा है और दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। और मैं नहीं मानता हूँ हमने थिएटर और फिल्म को अलग करना चाहिए, उसको इंटीग्रेट करके उसकी हिस्ट्री भी, उस बातों को भी देश और दुनिया में लाने का हम काम कर सकते हैं। तो इस कला जगत की बहुत बड़ी सेवा होगी, आने वाली पीढ़ी को लिए लाभ करता होगा। और हमारे देश में अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग भाषाओं में इसके अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। और मैं समझता हूँ कि थिएटर और फिल्मों का बहुत अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर इस दिशा में आप कुछ कर सके तो थिएटर को भी एक नई ताकत मिलेगी और नई टैलेंट के लिए नया अवसर मिलेगा। साथियों, लोकतंत्र में कोई भी सरकार अगर ये सोचे कि सारे काम वही अकेले कर सकती हैं, तो मैं समझता हूँ वो सरकार आपको भी मूर्ख बना रही है और वो भी गलत कर रही है। सरकार को सबके विकास के लिए सबका साथ भी चाहिए। जन भागीदारी बढ़ाने में, देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाने में, देश को जागरूक करने में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के योगदान की सराहना मैं करता हूं। मैं इस योगदान को नमन करता हूं और ये देश की बहुत बड़ी सेवा की है, उसका आज आपके बीच आकर के गौरव का गान करना मेरे लिए भी एक धन्य पल है। इस कार्य के लिए मुझे आने का अवसर मिला, आप सबसे मिलने का अवसर मिला। आप वो लोग हैं जिनको सलाह देने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि सलाह भी तो फ्रीडम के खिलाफ है, ऐसे माना जाता है। लेकिन फिर भी मैंने शायद कुछ अधिक आपसे कह दिया हो तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन आइए हम सब मिल कर के देश के लिए और इस देश को दुनिया के लिए कुछ करने के लिए तैयार करें, ताकत के साथ आगे बढ़े। ये क्षेत्र मैं सामान्य नहीं मानता हूँ। भारत की ये असामान्य पूंजी है, 100 साल की आपकी तपस्या का परिणाम है।
दुनिया को भी आप पर हक है, हमारा भी जिम्मा है कि दुनिया को इससे परिचित कराएं, दुनिया को प्रभावित करें और दुनिया को प्रेरित करके हम भारत का झंडा गाड़ने में आगे आएं। इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।